नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। पैसों की दुनिया में हर फैसला आपकी जेब पर असर डालता है। कभी आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ने की उम्मीद जगती है, तो कभी बैंकिंग सिस्टम को और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार और रेगुलेटर नए कदम उठाते हैं। वहीं अगर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में कोई सवाल उठता है तो उसका असर सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लाखों होम लोन ग्राहकों और निवेशकों के भरोसे से भी जुड़ जाता है। बस इसीलिए आज के मनी सेंट्रल में बात होगी 8वें वेतन आयोग और डीए से जुड़ी नई हलचल की, नए अपडेट की, साथ ही सरकारी बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार के सख्त निर्देशों की और आवास फाइनेंशियर्स पर एनएचबी की जांच की। इन तीनों खबरों का आपकी जेब, बैंकिंग सिस्टम, निवेश और देश की अर्थव्यवस्था से क्या रिश्ता है और आगे किन बातों पर नज़र रखनी चाहिए, अगले कुछ मिनटों में इन्हीं अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं प्रवीण शर्मा सर के साथ। तो प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सिमरनजीत। चलिए तो मनी सेंट्रल का सिलसिला शुरू करते हैं और पहली खबर जिस पर हम बात करने वाले हैं वो डीए से जुड़ी हुई है। दरअसल 8th पे कमीशन को लेकर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है और अपडेट ये है कि महंगाई भत्ते यानी कि डीए की अगली बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर में हो सकता है। दरअसल कर्मचारी संगठनों की ओर से अपनी मांगों का मेमोरेंडम सबमिट करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सबकी नज़र अगले बड़े कदम पर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों की दिशा क्या होगी, रिपोर्ट कब तक आ सकती है और कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और डीए पर आगे क्या असर पड़ सकता है। तो प्रवीण सर, आपसे जानना चाहेंगे कि डीए की बात हो रही है कि सितंबर में ऐलान हो सकता है, तो किस तरीके से आप इस मुद्दे को देख रहे हैं सर, और क्या लगता है डीए में क्या कुछ ऐलान सरकार कर सकती है? नहीं, देखिए सिमरनजीत, इससे पहले इसी साल जनवरी में डीए को लेकर जो जनवरी से लागू किया गया फैसला, उसका अप्रैल में 18 अप्रैल के आसपास हुआ था जी। और तब 2% डीए को बढ़ाकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इसे 60% कर दिया गया। अब बताया ये जा रहा है कि अगला जो डीए हाइक है वो इसी साल सितंबर में किया जा सकता है, क्योंकि साल में 2 बार केंद्र सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए डीए का ऐलान करती है। और जुलाई और अगस्त के महीने के जो इन्फ्लेशन के जो डेटा हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स को लेकर जो आपका ऑल इंडिया जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, उसके हिसाब से जो महंगाई रहेगी उसको देखते हुए ये 2 महीने का डेटा देखकर और फिर सितंबर में इसको लागू करने की बात है। जनवरी में जब इसका ऐलान किया गया था तब दिसंबर तक के जो महंगाई के नंबर्स को देखकर जनवरी से इसको लागू किया गया। ऐलान दरअसल अप्रैल में किया गया। माना ये जा रहा है कि इस बार सरकार इसको सितंबर में ही इसका ऐलान कर सकती है। एक बड़ी वजह उसकी ये हो सकती है क्योंकि 8वें वेतन आयोग का कामकाज चूंकि अब पूरे मैं ये कहूँगा कि पूरी तरह से तेज रफ्तार से चल रहा है, तो उसको देखते हुए संभवतः डीए को इस बार ज़्यादा सरकार पेंडिंग न रखे। ओके सर, अगर मान लीजिए कि सितंबर में भी सरकार डीए बढ़ाने का ऐलान करती है तो आगे चलकर क्या होगा सर? 8th पे कमीशन में क्या डीए मर्ज हो जाएगा, जैसे पहले भी कई मामलों में हम देखते आए हैं, तो आगे क्या कुछ ऐसा होने की संभावना है? देखिए, सरकार तो मना कर चुकी है कि डीए मर्जर का उसके पास अभी तक कोई ऐसा सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन कितना डीए बढ़ेगा ये ज़्यादा बड़ा सवाल है, क्योंकि इसको आप इस हिसाब से देखिए और कर्मचारी संगठन भी इसकी मांग कर रहे हैं कि साहब जिस हिसाब से फरवरी के बाद से जो लड़ाई शुरू हुई उसके बाद का जो इम्पैक्ट आया एक हाउस होल्ड पर, एक परिवार पर, वो बहुत ज़्यादा गहरा था। चाहे सिलेंडर हो, चाहे आपके वेजिटेबल फूड हो, चाहे दूध की कीमतें हों। आप देखिए पिछले कुछ महीनों में दूध की कीमतें 2 रुपये लीटर बढ़ाई गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, 7 रुपये के लगभग का इजाफा पेट्रोल डीजल में हुआ। तेल से लेकर खाने पीने की तमाम चीज़ों में महंगाई आई है। और क्या इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट किया जाएगा जब सरकार डीए के नंबर जारी करेगी, या डीए का कितना इजाफा होगा? 2% जब जनवरी में हुआ था तो क्या इसको 3% किया जाएगा? क्या नंबर्स निकल कर आते हैं आपके जुलाई और अगस्त के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए इन्फ्लेशन का
जो आंकड़ा है, इन तमाम चीज़ों पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। कर्मचारियों की मांग ये है कि इन जो पिछले कुछ जो महीनों में महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार यहाँ पर जब डीए का ऐलान करे तो उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी करे। ओके, चलिए देखते हैं सर कि सरकार क्या फैसला लेती है। लेकिन मेमोरेंडम सौंपने का समय सर जो है वो पूरा हो चुका है, 15 जून उसकी लास्ट डेट थी। आपको ये लगता है कि ये जो मेमोरेंडम सौंपा गया है इसमें सबसे अहम डिमांड आपको क्या नज़र आती है सर, कि हाँ ये डिमांड जो है वो वाजिब भी लग रही है और सरकार को भी इस पर काम करना चाहिए? नहीं, देखिए वाजिब तो वो बहुत उसको कई तरह से आप देख सकते हैं। किसी भी चीज़ का वाजिब होना 2 या 3 अलग अलग फैक्टर्स पर और स्टेक होल्डर्स पर डिपेंड करता है। मसलन कर्मचारी जो डिमांड कर रहे हैं वो उनके लिहाज से वाजिब है, हो सकता है सरकार उसको गैर वाजिब माने। लेकिन मोटे तौर पर डिमांड ये है कि जो 2.57 का फिटमेंट फैक्टर पिछली बार हुआ था उससे ऊपर का फिटमेंट फैक्टर हो, 2.86 का फिटमेंट फैक्टर बेयर मिनिमम हो, उसके ऊपर जा सकते हैं। और मांग 4 या उसके भी ऊपर की 4.38 तक की भी है। तो एक ये चीज़ है। खुद जो JCM है उनका 3.833 का फिटमेंट फैक्टर मांगा। एक सबसे बड़ी डिमांड तो ये है कि अच्छा फिटमेंट फैक्टर हो। दूसरी बड़ी डिमांड जो है वो ये कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसको सरकार लागू करे। ना आपका NPS चाहिए, ना आपका UPS चाहिए, आप सीधे तौर पर पुरानी पेंशन व्यवस्था को यहाँ पर लागू करें। उसके साथ ही फिर अलाउंसेस को लेकर और बहुत सारी बाकी की चीज़ें। लेकिन कोर जो डिमांड है मुझे लगता है वो 2 डिमांड हैं। एक डिमांड है आपकी फिटमेंट फैक्टर की, जो सीधे तौर पर तय करती है कि सैलरी में आखिर आपकी इजाफा कितना होने वाला। दूसरी चीज़ ये कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। ये 2 बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर खजाने पर भी असर डालती हैं। और हमने पिछली बार जब मनी सेंट्रल में भी बात की थी तो ऐसा एक अनुमान निकल कर आ रहा है कि अगर सरकार 20 महीने का एक साथ एरियर देती है 8वें वेतन आयोग में इन कर्मचारियों को, तो जो सबसे टॉप लेवल पर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको तकरीबन एक मुश्त 93 लाख रुपए तक का जो है उनको सीधा सीधा सरकार को एरियर देना पड़ सकता है। 93 लाख रुपए, तो सर सरकार के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा इससे? मतलब अगर एक टॉप लेवल के अधिकारी को माने 93 लाख का अगर एरियर देती हैं तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। देखिए सरकार को माना ये जा रहा है, जो रिपोर्ट्स पहले आई हैं हो सकता है इससे भी ऊपर का नंबर निकल कर आए। सरकार को हो सकता है 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपए तक की एक मुश्त जो है वो, क्योंकि आप नंबर देखिए आपका न केवल 55 लाख के आसपास केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं बल्कि 70 लाख के आसपास पेंशनर्स भी हैं। तो ये जो आपका एक्यूमुलेट होकर अमाउंट जो निकल कर आएगा वो एक बड़ा अमाउंट होगा जो सरकार की जेब पर भी भारी पड़ेगा। और इसीलिए इस बात की भी बार बार चीज़ें आ रही हैं कि सरकार इस चीज़ को देखते हुए हो सकता है कि जो 8वां वेतन आयोग है उसकी सिफारिशों में डिले न होने दे। आपका जो अक्टूबर में जब लागू हुआ है तो 8 महीने तो अभी बीत चुके हैं TOR के आने के बाद से, और अब अगले 10 महीने के भीतर हो सकता है 8th पे कमीशन अपनी पूरी की पूरी जो सिफारिशें हैं वो सरकार को सुपुर्द कर दे और उसके 1 आध महीने के भीतर सरकार उसको मंजूरी दे दे। तो कुल मिला के सरकार ज़्यादा डिले शायद इस वजह से ना करे क्योंकि आपको लंबा चौड़ा अमाउंट कर्मचारियों को देना पड़ेगा एक मुश्त। बिल्कुल, चलिए अब देखना यही होगा सर कि आखिर सरकार क्या फैसला लेती है, कितनी जल्दी 8th पे कमीशन को लागू किया जाता है और सरकार के ऊपर एक्चुअल में कितना आर्थिक बोझ जो है सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ वो आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अब अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपका किसी भी सरकारी या निजी बैंक में अकाउंट है, इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं या बैंकिंग सेक्टर में आप निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए अहम होने वाली है। दरअसल कुछ महीने पहले ही खबर आई थी कि हरियाणा सरकार के अकाउंट से 590 करोड़ रुपए के आसपास का घोटाला हो गया था। मामला IDFC फर्स्ट बैंक से जुड़ा था। इसी घटना को देखते हुए और सरकारी खातों में करोड़ों रुपए की कथित धोखाधड़ी के बाद वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों को सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पहले से कहीं ज़्यादा सख्त करने के निर्देश दिए हैं। खासकर सरकारी खातों की सुरक्षा और ज़्यादा मजबूत करने का आदेश दिया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या अब KYC, बड़े ट्रांजैक्शंस
और सरकारी खातों की जांच के नियम और कड़े होंगे। क्या इसका असर आम बैंक ग्राहकों और बैंकिंग सेक्टर पर भी पड़ेगा? तो प्रवीण सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार, आपको लगता नहीं कि सरकार जो है काफ़ी देर से जागी है, जबकि हम पिछले कुछ महीनों में देखें तो काफ़ी मामले जो हैं बैंकों से रिलेटेड, फ्रॉड से रिलेटेड सामने आ गए हैं। इवन सरकार का खुद का पैसा भी सुरक्षित नज़र नहीं आ रहा, तो आम बैंक ग्राहकों का क्या होगा सर? एग्जैक्टली देखो, हम लोग सिमरनजीत इस बात को कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया कि आम आदमी किस तरह से बैंक में पड़े अपने पैसे की सुरक्षा की गारंटी के बारे में सोचे, जब सरकार अपना पैसा सुरक्षित नहीं रख पा रही बैंकों में। और अब सरकार को यही चीज, सरकार को या फाइनेंस मिनिस्ट्री के दिमाग में आ रही है कि भाई बैंकों में हमारा यानी सरकार का खुद का पैसा कैसे सेव रहेगा। बिल्कुल, जब बैंक के अफसर, जब आईएएस अफसर, तमाम जो लोग हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि जहां पे सरकार के पैसे के साथ लूट हो जा रही है। तो अब वित्त मंत्रालय ने एक लंबी चौड़ी बैठक बुलाकर साहब इन सबको बोला है कि आप अपने सिस्टम दुरुस्त कीजिए, उन ब्रांचों को खास तौर पर निर्देश दीजिए, उनको सेंसिटाइज कीजिए कि जहां सरकारी पैसा रखा हुआ है कि आप इस सरकारी पैसे को ऑडिट हो, आपको जो आपका जो खातों में पैसा पड़ा है उसका सरकार के साथ या जो संबंधित विभाग हैं उनके साथ कम्युनिकेशन हो कि आपके रिकॉर्ड क्या बता रहे हो, एक्चुअल पोजीशन क्या है, इनका मिलान किया जाए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो या जो तमाम जो दूसरे घोटाले आए इधर बीच, खासतौर पर हरियाणा में 2-3 मामले आए, उनमें असली चीज यही हुई कि जो रिकॉर्ड बता रहे हैं, जो एक्चुअल सिचुएशन है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पासबुक में आपको दिखाई दे रहा है कि साहब आपके 590 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और खजाने में देखा गया तो 590 करोड़ में 1 रुपए मौजूद नहीं है। बिल्कुल। तो ये अब जो बैंक के अफसरों की, कर्मचारियों की और बाहर के लोगों की और ब्यूरोक्रेट की कुछ चुनिंदा जो है उनकी मिली भगत से जिस तरह से सरकार के पैसे में सेंध लगाई गई, सेंधमारी की गई, वो मसला अब सीधे टॉप लेवल पर सरकार के पहुंच चुका है। इसीलिए बैंकों को साफ साफ खरी खरी सरकार की तरफ से सुनाई गई है। लेकिन सरकार ने जो ये सख्ती की है सिमरनजीत, ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी पैसे के लिए तो कर दी। बिल्कुल, आम आदमी के पैसे का क्या होगा, क्योंकि सरकार से ज्यादा पैसा तो आम लोगों का पड़ा हुआ है। अगर आप डिपॉजिट के आंकड़े देखेंगे तो तकरीबन 260 लाख करोड़ रुपए के आसपास के डिपॉजिट हैं जी सरकार के बैंकों में ओवरऑल अगर आप देखेंगे। तो इन जो लोगों का डिपॉजिट है, इसकी सेफ्टी के लिए भी सरकार को बैंकों को बराबर से निर्देश देना चाहिए कि भाई सरकार का पैसा भी सेफ होना चाहिए, एक आम आदमी का पैसा भी उतना ही सेफ होना चाहिए। और देखिए हाल के वक्त में कोऑपरेटिव बैंकों के कई मामले ऐसे हैं जहां पे कि पूरे के पूरे आरबीआई को उनके लाइसेंस रद्द करने पड़े। बिल्कुल। तो सर इसमें एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाला जो मामला है उसमें जो पहली चार्जशीट हुई 15 से 16 लोगों का नाम उसमें आया, जिसमें बैंक के खुद के अधिकारी भी शामिल थे और टॉप लेवल के अधिकारी भी शामिल रहे हैं, उसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल रहे हैं। तो जब खुद सरकारी अधिकारी शामिल हैं, बैंक के अधिकारी खुद शामिल हैं और सरकार ही कुछ नहीं कर पा रही है, तो सबसे बड़ी समस्या किसके लिए खड़ी होती है? तो आम जो ग्राहक हैं बैंक के, उसका पैसा तो फिर हमेशा रिस्क में ही है, वो घर में रखे तो भी रिस्क में, बैंक में रखे तो भी रिस्क में, तो कहाँ जाए आम जो ग्राहक है बैंक का? अब देखिए, ये इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल बैंक के ऊपर और सरकार के ऊपर बनती है। सरकार को ये इंश्योर करना होगा कि जितने बैंक हैं, क्योंकि सारे बैंक सरकार के और सरकार के जरिए आरबीआई के सख्त रेगुलेशंस पर चलते हैं, इनको ये इंश्योर करना होगा कि किसी भी कीमत पर बैंकों में पड़ा किसी भी व्यक्ति का एक भी रुपया फ्रॉड का शिकार न हो पाए। बिल्कुल। वित्त मंत्रालय ने साफ तौर पे बैंकों को कहा भी है कि आप एसओपीज बनाएं ताकि इस तरह के फ्रॉड्स को रोका जा सके। ब्रांचों में किस तरह से काम हो रहा हो उसको लेकर कड़ी निगरानी प्रक्रिया हो। ब्रांचों में जो मैनेजर बैठे हैं, ब्रांच मैनेजर, वो किस तरह से काम कर रहे हैं उनकी शाखाओं का, और जबकि हर बैंक के पास ऑडिटर्स होते हैं बिल्कुल, जो टाइमली आपके टाइम टू टाइम जाकर हर शाखा पे जाकर उसको ऑडिट करते हैं कि साहब आपके यहाँ कितना पैसा आया, कितना गया, क्या स्थितियाँ हैं। इसके बावजूद अगर फ्रॉड होते हैं और सरकारी पैसे के साथ होते हैं तो ये वाकई
आम आदमी के मन में तो सीधा तौर पर देखिए, मैं हूँ या आप हो या एक आम व्यक्ति हो, उसके दिमाग में पहला परसेप्शन ये जाता है कि जब सरकार अपना पैसा किसी बैंक में नहीं बचा पा रही तो आम आदमी अपना पैसा लेकर आखिर कहाँ जाए। बिल्कुल। और हम सर अभी तो हम बात कर रहे हैं कि माइथोस जैसे हम एआई टूल की बात कर रहे हैं कि उससे खतरा है, लेकिन उससे पहले तो हमें अपने ही अंदर जो लोग बैठ रखे हैं बैंकों के अंदर, माइथोस तो एआई है, पहले मैनुअल जो खतरा है उससे निपटने की जरूरत मुश्किल है। बिल्कुल। तो यहाँ से आपको सीबीआई ने जो आप बता रहे थे, सीबीआई ने एक आईएएस इसी पंचकुला म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है वहाँ 80 करोड़ रुपए की जो पैसे की हेरा फेरा हुई, उसमें एक आईएएस अफसर को अरेस्ट किया है। बिल्कुल। ईडी का मामला पूरा का पूरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे जो 590 करोड़ का है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में एक रियल एस्टेट डेवलपर को अरेस्ट किया गया है, जिसके जरिए खातों में, अलग अलग खातों में पैसा गया। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनते हैं, सालों साल चलते हैं और किसी की पकड़ में नहीं आते। बिल्कुल। तो क्या फ्रेमवर्क बनाया जाए जो अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या हो, जहां पर जैसे बैंकों में साहब एनपीए डेवलप हो रहा है, उसके अर्ली वार्निंग सिस्टम होते हैं कि आपका 2% पे पहुंच गया, 2.25% पे पहुंच गया, तो आपको बैंकों में अलार्म रेज हो जाता। कोई एक बोरोवर 2 महीने अपनी ईएमआई न दे तो बैंक के अफसर उसको कॉल करने लगते हैं, ब्रांच मैनेजर कॉल करने लगता है कि भैया तुम्हारा पैसा नहीं आया है, पैसा आप जमा कीजिए, आपका 2 महीने हो गए, आप एनपीए में, आपका अलार्म बजने लगा, हेडक्वार्टर तक अलार्म बज जाते हैं। लेकिन जब 590 करोड़ रुपए गायब होते हैं तब कहीं पता नहीं चलता कि साहब 590 किसी के खाते से पैसा चला जाए, उसमें बैंक का कोई अलार्म रेज नहीं होता। जब बैंक का पैसा आदमी ना लौटा पाए तब बैंकों के अर्ली वार्निंग सिस्टम सब एक्टिवेट बने रहते हैं। बिल्कुल सर। खैर नज़र अब रहेगी, क्योंकि आरबीआई भी हम देखें सर पिछले कुछ समय में आरबीआई काफ़ी एक्टिव हुआ है और एक्शन भी ले रहा है। कोऑपरेटिव बैंक्स की आपने बात करी, काफ़ी कोऑपरेटिव बैंक पर पेनल्टीज लगाई गई, कुछ के लाइसेंस रद्द किए गए। एनबीएफसी हमने देखा आरबीआई ने एक के बाद एक कई सारी एनबीएफसी जो हैं उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए, और अब सरकार का ये कदम देखते हैं कितना कारगर साबित होता है। अब वक्त हो गया है अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ने का। तो अगर आपने होम लोन लिया है या फिर किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के ज़रिए आप लोन लेने की सोच रहे हैं या बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में आप पैसा लगाते हैं, तो एक खबर आपके लिए बड़ी हो सकती है। दरअसल देश की प्रमुख हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आवास फाइनेंशियर्स पर नेशनल हाउसिंग बैंक की जांच चल रही है। आरोप है कि कुछ लोन की कैटेगरी तय करने में कथित अनियमितताएं हुई हैं, जिसके बाद एनएचबी ने कड़ा रुख अपनाया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जांच का कंपनी, उसके ग्राहकों, निवेशकों और पूरे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर पर क्या असर पड़ सकता है। तो प्रवीण सर, अभी हम बैंक की बात कर रहे थे, अब ये हाउसिंग कंपनी, इसमें भी गड़बड़ी पाई गई है। चल क्या रहा है सर पूरे के पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, क्या आप देख रहे हैं, और ये लोन क्लासिफिकेशन का मामला क्या है सर? नहीं, बिल्कुल देखिए, आवास फाइनेंशियर्स को लेकर एनएचबी जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उसकी तरफ से एक ऑडिट और पूरी एक जांच की प्रक्रिया चल रही, जिसको एक तरह से ये माना जा रहा है कि ये सामान्य नहीं है जी। और वजह ये बताई जा रही है कि एनपीएस और लोन्स की क्लासिफिकेशन जो है उसमें कथित तौर पर अनियमितताएं जो है वो हुई हैं संभवतः। ऐसे लोन जो एनपीए के दायरे में आते हैं, क्या उनको एनपीए के तौर पर क्लासिफाइड नहीं किया गया? क्या जो रिपोर्टिंग है इस तरह के खातों की उनको नहीं किया गया? और क्या सिस्टम में या जो आवास फाइनेंशियर इसमें और व्यापक तौर पर जो कॉरपोरेट गवर्नेंस की जो खामियां हैं क्या वो फैली हुई हैं? ये कुछ सवाल जो हैं वो इस वक्त पैदा हो रहे हैं और इसकी जांच जो है वो एनएचबी इस वक्त कर रही है। तो सर इसमें एक चीज़ जो है, एनएचबी ने 500 करोड़ की रीफाइनेंसिंग भी इसमें जो है वो वापस लेने का यहाँ पर फैसला किया है। तो ये जो कदम है कितना बड़ा माना जा रहा है सर? क्योंकि कंपनी तो कह रही है कि कुछ बड़ी ऐसी गड़बड़ी नहीं। 500 करोड़ रुपए के जो रीफाइनेंसिंग वाले जो लोन हैं उनको लेके दरअसल माना जा रहा है कि ये पूरा मसला है, जहाँ पर कि उनके क्लासिफिकेशन को लेकर जो है वो सवाल पैदा हो रहे हैं। रीफाइनेंसिंग में सब्सिडाइज्ड रेट पर एक तरह से लोन जो हैं वो दिए जाते हैं एनएचबी के जरिए। इसका फ़ायदा जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं उनको मिलता है, जिसके जरिए अंडर प्रिविलेज्ड कोई गरीब आदमी है उसको लोन जो दिया जा रहा है, मान लीजिए होम लोन, तो उसके लोन की
कुछ जो ब्याज की भरपाई है जी। वो दरअसल एनएचबी के जरिए होती है। ऐसे मामले में एनएचबी यहाँ पर रीफाइनेंसिंग को रिकॉल कर सकता है, अपना वापस ले सकता है कि आपको इस तरह के जो अंडर प्रिविलेज लोगों की जो अगर गड़बड़ियाँ मिलती हैं तो जी। और ये असामान्य फिर चीज़ मानी जाती है अगर एनएचबी इसको रिकॉल कर लेता है। तो ये मैं ये मानता हूँ कि ये अपने आप में जो आपका बैंकों से लेकर एनबीएफसी, कोऑपरेटिव बैंक्स के बाद अब आप लोन वाले सेक्शन में चले गए, जहां होम लोन जो सबसे बड़े लोन माने जाते हैं 20-25 लाख और उससे ऊपर का टिकट साइज होता है, वहां इस तरह की अब एक संस्थान में अगर गड़बड़ी निकलती है तो ये एक बड़ा गंभीर मसला सिमरनजीत माना जा सकता है। तो सर ये आवास फाइनेंशियर्स में जो ये मामला चल रहा है, इसके बाद आपको लगता है कि पूरे सेक्टर के अंदर कंप्लायंस और ऑडिट को लेकर? बिल्कुल, इससे पहले एवीएम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस में भी ये हुआ, जहां पे कि रीफाइनेंस को आपका रिकॉल किया एनएचपी ने। और देखिए इसके जो तार हैं, समस्या गंभीर हो सकती है। उसका पता कैसे चलता है कि अप्रैल में ही जो आवास फाइनेंसर्स हैं, इसके एमडीओ सीईओ जो सचिंदर भेंडर थे, उन्होंने रिजाइन किया। उसके बाद अब आकर और उसकी जगह पे फिर कोटक होम लोन के जो हेड रहे थे मनु सिंह, उनको बिठाया गया कंपनी में। 2 और इस्तीफे हुए हैं बिल्कुल हाल में। एक हुए हैं घनश्याम रावत का जो सीएफओ थे और दूसरा हुआ है आशुतोष अत्रे का जो चीफ रिस्क ऑफिसर थे। तो 3 बड़े इस्तीफे आवास फाइनेंसर्स में दिखाई दिए हैं। इसका मतलब कुछ गड़बड़ी की तरफ एक बड़ा जो है वो इशारा जरूर मिलता है सिमरन जी। बिल्कुल। तो सर कुछ हो सकता है कि हमारे दर्शक हो जिन्होंने यहाँ से आवास फाइनेंशियर से कोई होम लोन लिया हो, तो क्या ऐसे में उन्हें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत है? नहीं, देखिए होम लोन बोरोवर्स के लिए इसमें फिलहाल चिंता की कोई बात मुझे जान नहीं पड़ती, क्योंकि ये कॉरपोरेट गवर्नेंस का मसला है और जो इंटरनली जो कंपनी है उसके अपने लोन्स में एनपीएस को छुपाने का मामला ज़्यादा बड़ा जान पड़ता है। उसी वजह से आज शेयरों में भी आवास फाइनेंशियल के गिरावट दिखाई दी है। चलिए सर, अब ये देखना होगा कि एनएचबी जांच तो कर रही है, अब जांच में क्या पाया जाता है और इसका आम जो ग्राहक हैं या जिन्होंने लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, उस पर क्या असर होता है, ये अब इस जांच के बाद ही पता लगेगा। तो प्रवीण सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसी के साथ आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की चर्चा से आपको इन अहम मुद्दों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली होगी। अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को भी अपने अगले शो में शामिल करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।